हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बूस्ट अप स्मार्ट प्रिपरेशन। आज के इस लेक्चर में हम करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और वहां पे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे वन बाय वन कवर करेंगे। सारी चीजें जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है और उसकी आने की चांसेस है उसे हम स्मार्टली बहुत ही डिटेल तरीके से रिसर्च करने के बाद आपके सामने लेकर आते हैं। जैसे आज के इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स के बारे में जानेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि ये 12 स्कीम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि बहुत सारी अदर स्कीम्स भी चल रही हैं। तो इसका बहुत स्मार्ट तरीका ये था कि हमने छत्तीसगढ़ का जो बजट है उसे पढ़ा और उससे हमें समझ आया कि छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट सबसे ज्यादा खर्चा किन स्कीमों पर कर रही है। जहां पर सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है वो ऑलरेडी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम बन गई है। और इसी तरीके से वन बाय वन ये सारी स्कीम्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हम वन बाय वन सारी स्कीम्स को देखेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो 12 स्कीम्स बताई गई है उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लेक्चर को इस अनाउंसमेंट को सुनने के बाद कंटिन्यू जरूर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिससे आपको बहुत बेनिफिट्स हो सकता है। छत्तीसगढ़ का जुडिशरी का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और इस सिचुएशन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आपका छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का सेगमेंट वीक है या फिर लोकल लॉस का सेगमेंट वीक है, तो उस सिचुएशन में आप मेरा एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हो। अगर आपको छत्तीसगढ़ का जनरल नॉलेज का कोर्स लेना है तो वो सिर्फ 2999 पर अवेलेबल है, जहां पर मैंने एमसीक्यूज से प्लस अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से लेक्चर को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से डिजाइन किया है। और ये पूरा लेक्चर ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम में पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में जो भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मैं पढ़ा रहा हूं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। फर्दर ऑल लोकल लॉज, मतलब छत्तीसगढ़ में जो 5 लोकल लॉज है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड, रेंट कंट्रोल एक्ट, एक्साइज एक्ट, कोर्ट फीस रजिस्ट्रेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और इसके फ्री लेक्चर्स भी मैंने यूट्यूब में डाले हैं, जिसको देखकर आप क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर आप 5 लोकल लॉज मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो 2999 पर यह एक्सक्लूसिव कोर्स ले सकते हैं। और अगर आप अपडेटेड टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो उस सिचुएशन में 1499 पर आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। इस टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ पेपर होंगे। ये सारे करंट सिलेबस के हिसाब से होंगे, जिसमें जनरल नॉलेज ऐड है, अमेंडमेंट के साथ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो दैट आपको एक्चुअल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर फील हो। और इस अपडेटेड टेस्ट सीरीज में 10 फुल लेंथ पेपर होंगे, 10 छत्तीसगढ़ के पेपर होंगे, छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक पेपर 50 क्वेश्चन के होंगे और अब फुल लेंथ पेपर 100 क्वेश्चन के 100 मार्क्स के पेपर होंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट भी होगा। और ऐसे स्टूडेंट्स जो ये तीनों कोर्सेज मेरे से लेते हैं उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट है। ऐसे आपको 7500 पे करना होता, अदरवाइज आपको 5499 पर ये कोर्स तीनों अवेलेबल हो जाएगा। हमारा स्पेशल इंडिपेंडेंस डे ऑफर अभी खत्म हो चुका है, इस वजह से जो बंडल कोर्स का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है एज पर आर पॉलिसी। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले हमें अप्रोच किया है उन्हें हम पुराने प्राइस पर ये कोर्स अवेलेबल कर देंगे। फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप इस पर्टिकुलर नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8085696192। ओके, अब हम 12 कौन सी स्कीम्स है उसे देखते हैं। आप इस पर्टिकुलर स्लाइड को देख सकते हैं जहां पर स्कीम का नाम और उसका अमाउंट बताया गया है। देखिए, कृषि उन्नति योजना में सरकार 10,000 करोड़ खर्च करने वाली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 643 करोड़ खर्च करने वाली है और सो ऑन। बाकी स्कीम्स भी आप बोर्ड में देख सकते हैं। वन बाय वन हम सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कृषि उन्नति योजना से स्टार्ट करते हैं। Why was the कृषि उन्नति योजना रिसेंटली इन न्यूज? रिसेंटली क्यों ये न्यूज में थी? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये योजना स्टार्ट की टू प्रोवाइड इनपुट असिस्टेंस टू फार्मर प्राइमरली
पैडी कल्टीवेटर। तो इनपुट असिस्टेंस दिया जा रहा है किसानों को, और किसानों में भी कौन से किसान, ऐसे किसान जो धान की खेती ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस स्कीम के तहत 13,320 करोड़ रुपए 24.72 लाख फार्मर्स को दिए जा चुके हैं। ओके, ये सारे फिगर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आप इस पर्टिकुलर स्कीम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कृषि उन्नति योजना? कैसा क्वेश्चन बन सकता है आपके सामने? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कृषि उन्नति योजना इज करेक्ट? तो आपको वो उस तरीके के स्टेटमेंट के आंसर सही करने के लिए इस स्कीम के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव जानना होगा। The primarily objective is to enhance crop production, increase productivity, reduce cultivation cost of farmer। तो 3 ऑब्जेक्टिव समझ आए। पहला कि क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाना है, सेकंड प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, और तीसरा जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है उसे कम करना है। और ये स्कीम प्राइमरी किस पे फोकस करती है? तो पैडी फार्मर, ऐसे किसान जो धान की खेती करते हैं। How much paddy was procured during the 2023-24 खरीफ सीजन? खरीफ सीजन के समय 2023-24 में कितना धान खरीदा गया था इस स्कीम के तहत? 145 लाख मेट्रिक टन धान 24 लाख फार्मर से खरीदा गया था, यह आपको याद रखना है। What were the minimum support price for paddy under the scheme? देखिए, जो कॉमन ग्रेड का पैडी होता है, कॉमन ग्रेड का जो धान होता है, उसके लिए 2183 पर क्विंटल के हिसाब से गवर्नमेंट पे कर रही थी, लेकिन ग्रेड ए पैडी के लिए 2203 रुपए गवर्नमेंट पे कर रही थी। और जब छत्तीसगढ़ का इलेक्शन हो रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि वो 3100 रुपए में धान की खरीदी करेगी। और उसमें से जो डिफरेंस है आप देख सकते हो, 3100 और 2183 का जो डिफरेंस है 917 रुपए, उसी का तो फार्मर को इनपुट असिस्टेंस दिया गया था कृषि उन्नति योजना के तहत। और ये जो इनपुट असिस्टेंस है उसकी राशि कितनी थी? तो 13,320 करोड़। इस बात को याद रखना। ओके, व्हाट स्पेशल बोनस डिड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्रोवाइड टू फार्मर्स? क्या स्पेशल बोनस प्रोवाइड की गई थी? तो 2014-15 में और 15-16 में जो गवर्नमेंट को 3,716 करोड़ रुपए किसानों को देना बनता था, गवर्नमेंट ने उस समय में ये गलती की थी और नहीं दिया, जिसके कारण उनकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। शायद बहुत सारे रीजन में एक ये भी रीजन था। तो इस वजह से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आई, उन्होंने जो पुराना बोनस पेंडिंग था वो तुरंत पे कर दिया। और उस बोनस का क्या अमाउंट है? तो 3,716 करोड़। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है हमारे एंड से कि वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है और जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे वीडियोस को, उतना चैनल हमारा ग्रो होगा और उतना मोटिवेशन हमें मिलेगा कि और ज्यादा अच्छी क्वालिटी में हम आपको डिलीवर कर सके। How much paddy will the government purchase per acre under the scheme? इस स्कीम के तहत कितना पैडी खरीदेगी गवर्नमेंट? तो 21 क्विंटल धान हर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट खरीदेगी। और किस रेट से खरीदेगी? तो हर क्विंटल पर 3100 रुपए गवर्नमेंट पे करेगी। क्या एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत? बैंक कैश विड्रॉवल काउंटर को बनाया जाएगा हर एक पंचायत भवन में, और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि बैग्स जो है वो अवेलेबल हो बिफोर परचेसिंग द पैडी क्रॉप। मतलब धान की खरीदी से पहले ही जो बैग जिसमें धान को भर के ले जाया जा सके, उसकी अवेलेबिलिटी को भी गवर्नमेंट इंश्योर करेगी। What was the total amount transferred to farmer under कृषक उन्नति योजना? कृषक उन्नति योजना के तहत कितना अमाउंट टोटल अभी तक ट्रांसफर हो चुका है? तो 13,320 करोड़। और कितने फार्मर्स के अकाउंट में ये पैसा गया है? तो अप्रोक्सीमेटली
24.75 लाख फार्मर, मतलब 24,75,000 फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ये पैसा जा चुका है। What was the difference amount paid to farmer in addition to MSP? मतलब MSP के अतिरिक्त कितना एडिशनल पैसा फार्मर्स को पे किया गया है। अभी हमने देखा कि 13,320 करोड़ रुपए टोटल पे किए गए थे। उसमें से जो 13,289 करोड़ है वो फार्मर को धान की खरीदी के लिए पे किया गया है, और जो 31 करोड़ है वो 2829 फार्मर्स को सीड प्रोड्यूसर के रूप में पे किया गया है। और किसके थ्रू पे किया गया है? तो सीड कॉर्पोरेशन के थ्रू पे किया गया है। ये बाइफर्गेशन भी आपको याद रखना है। हाउ डज दिस स्कीम कंपेयर टू प्रीवियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव? तो देखिए, जो कृषि उन्नति योजना है उसमें डबल फायदा हुआ है अप्रोक्सीमेटली प्रीवियस स्कीम से अगर आप कंपेयर करोगे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की। तो द ब्रॉडर गोल डज द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एम टू अचीव विद दिस स्कीम? ब्रॉडर गोल क्या है? तो ब्रॉडर गोल है इक्विटेबल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का, जहां पर फेयर कॉम्पनसेशन दिया जा सके फार्मर को और सपोर्ट किया जा सके उनकी प्रोडक्टिविटी में और इनकम में। और इस पॉइंट के साथ हमने कृषि उन्नत योजना से रिलेटेड जहां जहां पे क्वेश्चन बन सकता था वो सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। ओके, सो सेकेंड स्कीम के बारे में समझते हैं हम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस स्कीम में कितने पैसे का इंश्योरेंस कवरेज मिलता है और क्या प्रीमियम आपको पे करना होगा वो हम समझेंगे। और इरिगेटेड लैंड में और नॉन इरिगेटेड लैंड में ये जो प्रीमियम और जो इंश्योरेंस कवरेज का अमाउंट है वो चेंज होता है, उसे भी हमें ध्यान रखना है। पहला, अगर इरिगेटेड पैडी है तो उस सिचुएशन में 60,000 रुपए का हर हेक्टर के हिसाब से आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और 1,200 रुपए आपको प्रीमियम पे करना होगा। नॉन इरिगेटेड पैडी के केस में हर हेक्टर पर 43,000 रुपीज का इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा और 860 रुपए आपको प्रीमियम पे करना होगा। फर्दर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हो, ऑफलाइन कोई भी एप्लीकेशन नहीं जाएगा। और ऑनलाइन कैसे जाएगा? तो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल की मदद से आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। हाउ इज द प्रीमियम फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शेयर्ड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द फार्मर्स? तो फार्मर का क्या शेयर है वो हमें याद रखना है। खरीफ क्रॉप में फार्मर को 2% प्रीमियम पे करना होगा, रबी क्रॉप में 1.5% और कमर्शियल क्रॉप में 5% फार्मर कंट्रीब्यूट करेगा और जो बचा हुआ प्रीमियम है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा। और इस तरीके से आपका प्रीमियम कंपनीज के साइड पे किया जाएगा। व्हाट प्रीमियम रेट्स एप्लीकेबल फॉर क्रॉप लाइक उड़द, मूंग एंड ग्राउंडनट? तो उड़द और मूंग के लिए 460 रुपए पर हेक्टर के हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना है और 840 रुपए हर हेक्टर के हिसाब से ग्राउंड नट के लिए आपको प्रीमियम पे करना होगा। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिपोर्टिंग क्रॉप लॉस अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? तो 72 घंटे के अंदर जैसे ही आपकी फसल को नुकसान पहुंचा वैसे ही किसान को 72 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होगा अगर उन्हें इंश्योरेंस का पैसा चाहिए। तो ये टाइम आपको याद होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट है हमारी स्कीम का, एकीकृत बागवानी विकास योजना। तो इसमें बस आपको ये याद रखना है कि ये पर्टिकुलर स्कीम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, जहां पर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है। जिसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, यहां पर भी बहुत कुछ आपको याद नहीं करना है। स्पेसिफिकली आपको यह बात पता होना चाहिए कि यह स्कीम पार्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की और इसे स्टेट गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए रेसिडेंट को। और इस स्कीम में पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन,
तो उस सिचुएशन में उन्हें सब्सिडाइज रेट पर, मतलब कम पैसे में चावल, गेहूं, कोर्स ग्रेन, ये सारी चीजें उपलब्ध कराई जाएगी। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को फूड की एक्सेसिबिलिटी हो, और इसके जो बेनिफिशियरीज होंगे उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा और उन्हें राशन कार्ड इशू किया जाएगा। अब हम चिराग योजना के बारे में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ। और ये स्टेट का इनिशिएटिव है जो एम करता है कि फार्मर का इनकम बढ़ाया जाए, एंश्योर किया जाए न्यूट्रिशियस फूड इन विलेज, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ाया जाए। तो ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये मदद करते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इंक्लूड करना एनहांसिंग इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्मर। पहला तो फार्मर की जो इनकम है उसको बढ़ाना, दूसरा न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, तीसरा डेवलप करना क्लाइमेट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोडक्शन सिस्टम, कि जहां पर जिस हिसाब के क्लाइमेट में जो पर्टिकुलर फसल होती है वहां पर अगर वैसी फसल उगाई जाए तो इनकम भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और रिजल्ट भी सही आएगा। इस वजह से इसे इंक्लूड किया गया है। और इंप्रूव करना नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये सबसे क्या डायरेक्टली बेनिफिट होगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा मिलेगा। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये चीजें बहुत काम आती है, सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। हाउ डज चिराग योजना सपोर्ट यूथ इन ट्राइबल एरिया, कैसे ये जवान लोगों को सपोर्ट करती है स्कीम, इसे समझते हैं। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है लोकल फिश फार्मिंग करने वाले लोगों को, एनिमल हस्बेंड्री की जो फार्मिंग कर रहा है उनको ट्रेनिंग देती है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन ऑफ स्पेशल क्रॉप्स की ट्रेनिंग देती है। इट ऑल्सो ऑफर एजुकेशन इन मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक एंड सेल्स एंड मार्केटिंग, मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक के बारे में एजुकेट करती है, कैसे बेचना है, कैसे मार्केटिंग करना है, ये सारी चीजें बताती है। अलॉन्ग विथ सपोर्ट फॉर स्टार्टिंग एग्रीकल्चर वेंचर, तो ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर में नए नए वेंचर कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें भी ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हु इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर चिराग योजना, अब वर्ल्ड बैंक 730 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 487 करोड़ रुपए प्रोवाइड कर रहा है, और 519 करोड़ हमारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये तीनों अमाउंट को आपको याद रखना है। ओके, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ चिराग योजना बी इंप्लीमेंटेड, कहां पर चिराग योजना इंप्लीमेंट हो रही है, तो यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम याद होने चाहिए, जैसे कि बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा। ये कैसे आप याद रख सकते हैं, तो बस्तर डिवीजन से रिलेटेड है तो वो आप याद रख लीजिए। जिसके बाद अगर आप बलरामपुर से सरगुजा डिस्ट्रिक्ट तक देखेंगे तो वो आपके सरगुजा डिवीजन में आ जाएगा, तो वो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको मुंगेली और बलौदा बाजार को याद रखना है। तो डिवीजन के हिसाब से आप कौन से डिवीजन का मेजर पोर्शन कवर हो रहा है, इस तरीके से अगर स्कीम के डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे तो आपको आसानी से ये चीज याद हो जाएगी। फर्दर हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चरल एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन के बारे में जानेंगे, और इसका शॉर्ट फॉर्म है RKVY रफ्तार। आई नो रफ्तार के कुछ वर्ड्स की हेडिंग मिल नहीं रही है, लेकिन आपको एज इन बेसिस पर ये इंफॉर्मेशन को याद रखना है। फर्दर प्राइमरी गोल क्या है इस स्कीम का, टू मेक फार्मिंग अ रेम्यूनरेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी by strengthening farmers effort, risk mitigation and promoting agri business entrepreneurship। ओके, तो इस स्कीम में जो फार्मर्स का जो रेम्यूनरेशन है उसको बढ़ाया जाए, ये कहता है फार्मर के एफर्ट्स को स्ट्रेंथन किया जाए और रिस्क को कम किया जाए। फर्दर एग्रीकल्चर बिजनेस में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ाया जाए। ये सारी चीजें इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं। फंडिंग पैटर्न क्या है,
इस पर्टिकुलर स्कीम का, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो देखिए ये नेशनल लेवल स्कीम है, इस वजह से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सेंट्रल करती है, और जो छत्तीसगढ़ के बाहर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहां पर 90% सेंट्रल पैसा देती है और 10% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देती है। और वही यूनियन टेरिटरी के मैं बारे में बात करूं तो पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और अगर ऐसे स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है और यूनियन टेरिटरी नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ में कंट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, तो 60% सेंट्रल देगी और 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। पहले की दो बातें आपको मैंने लिंक करने के लिए बताया है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन आपको हमारे छत्तीसगढ़ में क्या कंट्रीब्यूशन है, सेंट्रल 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40%, ये बात याद होनी चाहिए। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी। जो स्टेट लेवल प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कमिटी है वो प्रोजेक्ट प्रपोजल को स्क्रीन करेगी कि जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रपोजल आया है स्टेट गवर्नमेंट के सामने वो सही है कि नहीं है, उसमें पैसा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और उससे रिलेटेड सारी चीजों को स्क्रीन करने का काम इस कमिटी का है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट लेवल सैंक्शन कमिटी। अब ऊपर वाली कौन सी कमिटी थी, स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमिटी। इस ये नाम से ही समझ आता है वो क्या करेगी, स्क्रीनिंग करेगी कि सारी चीजें बराबर है कि नहीं। अब स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमिटी के फंक्शन के बारे में पूछा गया है, तो नाम से समझ आता है कि ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को रिकमेंड करेगी अंडर स्ट्रीम ऑफ RKVY रफ्तार। मतलब इस स्कीम के तहत जो स्पेशल प्रोजेक्ट रहेंगे उनको पास करेगी, उनको सैंक्शन करेगी ये पर्टिकुलर कमिटी। हु मस्ट बी प्रेजेंट इन SLSC, मतलब सैंक्शन कमिटी में कौन प्रेजेंट होना जरूरी है, एटलीस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और स्टेट लेवल सैंक्शन कमिटी को चेयर कौन करेगा, तो स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होगा वो इसका चेयरमैन होगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे आपको ध्यान से याद रखना है। फर्दर जब मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कर रहा था तब मैं डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ की वेबसाइट पर पहुंचा और वहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मुझे अच्छी लगी, तो मैंने उसे भी यहाँ पर एक्सप्लेन करने का डिसीजन लिया। और वो सारी इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्टली जो डायरेक्टरेट एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ रायपुर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो उस इंफॉर्मेशन को अब हम देखेंगे। हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन रिपीटेटिव हो, तो उसे आप रिवीजन के लिए लिख सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन, तो 26th स्टेट है छत्तीसगढ़ इंडिया का, और कब बना था, तो 1 नवंबर 2000 में। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बीच में ये लोकेट करता है, तो वो हमको देखना है। नॉर्थ लैटिट्यूड में 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट तक, और ईस्ट लॉन्गिट्यूड में 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर 84 डिग्री 20 मिनट्स तक। ये आपको पता होना चाहिए। एवरेज रेनफॉल कितनी होती है छत्तीसगढ़ में, तो 1207 मिलीमीटर की। एरिया एंड सॉइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। टोटल एरिया कितना है, तो 138 लाख हेक्टर का टोटल एरिया है। उसमें से नेट सॉन एरिया कितना है, तो 46.51 लाख हेक्टर, जो कि टोटल एरिया का 34% है। सॉइल टाइप 57% मीडियम टू लाइट सॉइल है। 46% ऑफ एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, मतलब छत्तीसगढ़ के टोटल एरिया में से 46% एरिया जंगल में आता है। 63.4 लाख हेक्टर, जो कि अगर आप हेक्टर के टर्म्स में देखो तो इतना होता है। जिसके बाद पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं। पॉपुलेशन कितनी है, तो लास्ट सेंसस के हिसाब से 2.55 करोड़। एग्रीकल्चर एंगेजमेंट कितना है स्टेट में, तो अप्रोक्सीमेटली 70% जो पॉपुलेशन है
वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। फार्म फैमिली, किसानों के कितने परिवार हैं? तो 37.46 लाख फार्मर्स के परिवार हैं, जिसमें से 80% स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। फर्दर मेजर क्रॉप्स देखते हैं। खरीफ क्रॉप में आपका पैडी, सोयाबीन, उड़द और अरहर आएगा। रबी क्रॉप में चिकपी, लाथरस और अदर क्रॉप में आपके मेज, मिलेट, मूंग, व्हीट और ग्राउंडनट आएगी। तो क्रॉप में भी आपको ध्यान देना है। इरिगेशन से रिलेटेड नेट इरिगेटेड एरिया कितना है? तो 14.76 लाख हेक्टर्स का, जो कि नेट स्वर्ण एरिया का 32% होता है। और जो गवर्नमेंट है वो फोकस कर रहा है इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल पर, जिससे जो रेनफॉल पर डिपेंडेंस है वो कम हो सके। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो प्लेन्स है वो 15 डिस्ट्रिक्ट में अप्रोक्सीमेटली पाए जाते हैं। और कितना लाख हेक्टर एरिया है? तो 68.4 लाख हेक्टर्स जो है वो छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया में आता है। और 43% वहां पर इरिगेशन होता है। मेजर क्रॉप राइस, सोयाबीन, ग्राम और व्हीट ये होता है। ये मेजर क्रॉप्स तो लगभग हर जगह सेम ही है बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ छत्तीसगढ़। फर्दर प्लेट्यू 7 डिस्ट्रिक्ट्स में और नॉर्दर्न हिल्स में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। और उनका एरिया जैसे कि प्लेट्यू में 39.0 लाख हेक्टर्स, जो कि और वहां पर 5% इरिगेशन होता है। फर्दर नॉर्दर्न हिल्स में 28.47 लाख हेक्टर्स एक एरिया आएगा, वहां पर कितना होता है? तो 11% इरिगेशन होता है। देखिए, जब परसेंट वगैरह की बात आती है या इस तरीके के डेटा पर क्वेश्चन बनता है, तो ऐसा डेटा जो वेबसाइट पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आपसे क्वेश्चन अगर सीजीपीएससी इस पर बनाएगा तो मैक्सिमम टाइम ऐसे डेटा पर बनाएगा जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, जिससे ये चेक हो सके कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली वेबसाइट जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है उसे मॉनिटर करते हैं कि नहीं। फर्दर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। छत्तीसगढ़ हैज इंक्रीज डबल क्रॉप्ड एरिया, ओके, डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग पैटर्न्स एंड इंप्रूव्ड इनकम फ्रॉम एग्रो बेस्ड एंटरप्राइजेस। देखिए, ये जनरल स्टेटमेंट्स है तो इससे क्वेश्चन थोड़ा कम आएगा, ओके। और स्पेशल अटेंशन दिया गया है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पर, ज्यादा अच्छे से हो सके। तो पॉइंट नंबर 8 को आप छोड़ सकते हैं। अवार्ड्स ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं कि जो कृषक कर्मन अवार्ड था वो 2010-11, 12-13 और 13-14 में पैडी के लिए दिया गया है, और पल्स के लिए 2014-15 में और 16-17 में दिया गया है। यहां पे 15-16 मिसिंग है, तो वो आपको ध्यान रखना है। फर्दर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इन छत्तीसगढ़? क्यों इस इंस्टीट्यूट को फॉलो बनाया गया? डायरेक्टरेट वॉज फॉर्म्ड टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थ्रू द प्रमोशन ऑफ मैकेनाइजेशन, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बहुत हेल्प करता है। इसके बाद की फंक्शन क्या है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का? मतलब डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का की फंक्शन है इंप्लीमेंट करना इंजीनियरिंग सॉल्यूशन को एग्रीकल्चर में, डिप्लॉय करना मॉडर्न मशीनरी को, इंप्रूव करना इरिगेशन सिस्टम को, और डेवलप करना इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टोरेज फैसिलिटी और रूरल रोड बनाना। ओके, अब हम न्यू प्रांगण स्कीम के बारे में जानेंगे जो कि हनी बी रियरिंग को प्रमोट करता है। इस स्कीम में वैसे तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, दो चीजें आपको खासकर पता होना चाहिए कि न्यू प्रांगण स्कीम किस चीज से रिलेट करती है। तो हनी बी रियरिंग, मधुमक्खी का जो बढ़ावा है उससे ये रिलेट करती है। और जो मधुमक्खी को बढ़ाया जाता है और उनकी संख्या को बढ़ाया जाता है और उनको प्रमोट किया जाता है, उस पर्टिकुलर चीज को एपीकल्चर कहते हैं। देखिए,
बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि मधुमक्खी पूरे एनिमल जो साइकिल होता है, ह्यूमन साइकिल, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर मधुमक्खी इस पूरी दुनिया से हट जाएगी तो 4 साल में ह्यूमन लाइफ खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड, और ये बात आपको पता होना चाहिए। फर्दर ये जो स्कीम है वो 2 पॉइंट से रिलेट करती है, वो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, इससे आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और इस स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हो तो एक बार ये सारी चीजों को आप रीड कर लीजिए, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट इस स्कीम से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन एज सच इस पर्टिकुलर स्कीम में और ज्यादा नहीं बनेगा, तो आई विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। अब जो लास्ट 4 स्कीम हमने बजट की स्लाइड में देखा था, उसकी लोकेशन कहां पर है वो आपसे पूछा जा सकता है, उस पर हम ध्यान देंगे। जैसे एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर कहां पर लोकेटेड है? जशपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में न्यू हॉर्टिकल्चर कॉलेज सिचुएटेड है? तो रायगढ़ और सूरजपुर। कहां पर? वेयर इज द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कॉलेज लोकेटेड? तो ये कहां पर लोकेटेड है? बलरामपुर में। विच डिस्ट्रिक्ट इज होम टू न्यू एग्रीकल्चर कॉलेज? नया एग्रीकल्चर कॉलेज कहां बनने वाला है? तो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट किस लोकेशन पर बनने जा रहा है या फिर बना हुआ है। आई होप अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अब हो सकता है ये पर्टिकुलर लेक्चर आपको थोड़ा बोरिंग लगा हो, क्योंकि ये नए नए स्कीम्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और हो सकता है आपका बैकग्राउंड अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं था तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिल्टर करके इंफॉर्मेशन आपके सामने मैंने परोसा है। अगर हम डिटेल में जाए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो टाइम है उससे 5 गुना ज्यादा भी हम पढ़े तो भी इतनी सारी चीजें हैं कवर करने की जो छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पर स्मार्ट स्टडी करने का टाइम है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और वो ए कैटेगरी सिलेबस का पार्ट है, उसे हम पहले कवर करेंगे। उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो हम बी और सी कैटेगरी में भी डेफिनेटली जाएंगे। लेकिन पहले हर सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपकी कवर होना बहुत जरूरी है।